अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सिंध से मुताल्लिक़ चंद तारीख़ी पहलुओं पर हम गौर करेंगे। 1300 साल पहले जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आया था तो सिंध एक बहुत बड़ा इलाका था, लंबा भी था, चौड़ा भी था। इस्लाम से पहले यहाँ राजा दाहिर की हुकूमत थी, जो इस मुल्क को सिंध ही कहता था क्योंकि इसी नाम से ये मशहूर था। लेकिन इसकी एक तारीख़ है। राजा दाहिर का ख़ानदान हमेशा से सिंध पर हुक्मरानी नहीं करता था। राजा दाहिर और उसके ख़ानदान की सिंध पर हुक्मरानी के चंद साल के बाद ही सिंध इनके हाथों से निकल गया। तो वो क्या तफसीलात थीं उसको भी देखेंगे। आइए ज़रा बात करते हैं सिंध से मुताल्लिक़ पहले कि वो सिंध मगरिब में मकरान तक, जुनूब में बहरे अरब तक और गुजरात तक, मशरिक़ में राजपुताने तक और शुमाल में मुल्तान से गुजर कर जुनूबी पंजाब के अंदर तक फैला हुआ था। और अरब मौरख़ीन से अगर पूछा जाए तो वो इस तमाम इलाके को सिंध कहते हैं। फिर ये मुल्क इतना कदीम है कि इसके मुताल्लिक़ ये भी नहीं बयान किया जा सकता कि कब से है और इसके नाम में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई। सिर्फ तारीख से इतना पता चलता है कि आज से हज़ारों साल पहले जब आर्या इस मुल्क में आए तो उन्होंने इसका नाम सिंधु रखा, क्योंकि वो अपनी ज़बान में दरिया को सिंधु कहते थे। इब्तिदा में वो इस मुल्क को सिंधु ही कहते रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इसे सिंध कहने लगे। ये नाम इस कदर मकबूल हुआ कि हज़ारों साल गुजर जाने पर भी इसका नाम सिंध ही रहा। कहते हैं कि शुरू में आर्यों ने सिंध के इधर जितने मुल्क फतह किए उन्होंने सबका नाम सिंध ही रखा, यहाँ तक कि पंजाब की सरहद से आगे बढ़ गए, मगर नाम में कोई तब्दीली ना हुई। जब गंगा तक पहुंचकर रुक गए तो उसका नाम आर्यावर्त रखा, मगर हिंदुस्तान से बाहर इस नाम को शोहरत न हासिल हुई। ईरानियों ने अपने लहजे में सिंध को हिंद कर डाला और यूनानियों ने हे को इसके करीबुल मखरज हर्फ हमजा से बदल कर इंद कर दिया। रोमन में ये लफ्ज़ इंद से इंदिया हो गया और अंग्रेजी ज़बान में चूंकि दाल नहीं इसलिए वो इंडिया हो गया। इस्लाम से पहले सिंध में जो राजा हुकूमत करते थे वो राय कहलाते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले यहाँ राय हुकूमत थी और हुकूमत 137 साल तक रही। इस हुकूमत के 5 राजा गुजरे जो अकीदतन बुद्ध मत थे, लेकिन राजा दाहिर का मजहब बुद्ध मत नहीं था। इस पर भी गौर करेंगे कि राजा दाहिर तक जो हिंदू था ये हुकूमत कैसे आई। लेकिन जिन राय हुक्मरानों के बारे में हमें पता चलता है उसमें राय डिवांच, राय सहरिस, राय साहसी, राय सहरिस सानी और राय साहसी सानी, यानी ये 2 नामों के लोग गुजरे। राय सहरिस, उसके बाद राय साहसी और उसके बाद राय सहरिस सानी यानी नंबर 2 और राय साहसी सानी ये नंबर 2 साहसी। तो तारीख़ सिंध में जो एजाजुल हक क़ुद्दूसी ने लिखा है उसके अंदर ये तफसीलात आती हैं। इलावा और भी किताबों में इसकी तफसीलात आती हैं, लेकिन अब हम इसके अंदर कुछ और पहलुओं पर गौर करते हैं। अगर आप तारीख़ के पन्ने उलट के देखें तो इस्लाम जब सिंध में दाखिल हुआ और हुकूमत कायम की तो कहीं राय हुकूमत के चर्चे थे, कहीं चच हुकूमत के चर्चे थे, क्योंकि राय से ये चच हुकूमत के पास आई थी और चच से फिर मुसलमानों के पास आई थी। मोहम्मद बिन कासिम क्यों सिंध आया, इसकी सिर्फ एक वजह नहीं थी, इसकी एक से ज़ायद वजूहात थी, वो मैं किसी और दर्स में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन आज हम सिर्फ सिंध की तारीख़ पर बात करते हैं ताकि एक बैकग्राउंड आपके पास आ जाए कि राजा दाहिर तक ये बात कैसे आई और राजा दाहिर के ज़माने में सिंध में क्या सूरत हाल थी, और जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में दाखिल हुआ तो क्या उसे अंदर से भी कोई मदद मिली थी या सिर्फ बाहर ही की क़ुव्वत से अंदर दाखिल हुआ था, और आखिर यहाँ पर आया क्यों था। तो अगर हम टाइम लाइन देखें जो हिस्टोरियंस हमें बताते हैं
कि अब से कोई 5,500 साल पहले यानी 3300 BC से 2600 BC के इस दौर में यहाँ पे इसको अर्ली हड़प्पन पीरियड कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा दौर आया 2600 से 1900 BC तक, इसे मैच्योर हड़प्पन पीरियड कहते हैं। और 1900 से 1500 BC तक जो ज़माना है इसे लेट हड़प्पन पीरियड कहते हैं। उसके बाद 1500 से 500 BC का जो 1000 साल का दौरानिया है इसे वैदिक सिंधु किंगडम कहते हैं। उसके बाद जो दौर आता है 500 से 330 BC का, इसे पर्शियन अकमेनिडिक एम्पायर या सतागेदिया कहते हैं। उसके बाद रोर डायनेस्टी का ज़माना आता है जो ज़्यादा नहीं चला, 489 BC से 450 BC तक, बहुत कलील मुद्दत तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद एक और कलील रूल हम देखते हैं मैसेडोनियन एम्पायर गिद्रोसिया का, जो 323 से 312 BC तक रहा। फिर उसके बाद ज़माना मौर्यन एम्पायर का आता है जो 200 BC तक यहाँ पर कायम रहा। उसके बाद ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम, उसके बाद इंडो ग्रीक किंगडम, ये तमाम मामला जो है ये BCs में चल रहे हैं। और उसके बाद इंडो स्काइथियन किंगडम जो 110 BC से 95 AD तक या CE तक रही है। उसके बाद इंडो पार्थियन किंगडम, इनका ज़माना आया, ये 25 CE से 80 CE तक रहे हैं। उसके बाद खुशान एम्पायर का ज़माना आया, इन्होंने कोई 300 साल के लगभग सिंध के इलाके पर हुकूमत की। इनके बाद मकुरान यानी सासानियन एम्पायर का ज़माना आया और ये 655 तक, 250 से लेकर 655 CE तक यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों पे हुकूमत करते रहे। और इनके जाते ही फिर राय डायनेस्टी का ज़माना आया। तो जिस ज़माने में मक्का मुअज़्ज़मा में और मदीना मुनव्वरा में इस्लाम के चर्चा हो रहा था, अरब के इलाकों में इस्लाम फैल रहा था, इस ज़माने में तो राय डायनेस्टी की हुकूमत सिंध पर थी। इन्होंने कोई करीबन 250 साल के करीब सिंध पर हुकूमत की है। और 640 से 644 के दरमियानी अरसे में इनकी हुकूमत यहाँ पर चच डायनेस्टी से बदल गई। राय डायनेस्टी के फॉलोअर्स बुद्धिस्ट थे और चच डायनेस्टी के फॉलोअर्स हिंदू थे, तो इसलिए इसे ब्राह्मण डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसके बाद ये बनु उमैया की खिलाफत का हिस्सा बनी कि इसके मुख्तलिफ इलाके जो है वो बनु उमैया के ज़माने में फ़तह हो गए थे। देवल के बाहर कुछ ऐसे इलाके थे जिसमें बनु उमैया की हुकूमत थी, मकरान वगैरह के इलाकों में, लेकिन ये सिंध की जो बाज़ाब्ता हुकूमत बच गई थी, इसको फुल्ली टेक ओवर मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में हुआ। और उसके बाद फिर ये हब्बारी डायनेस्टी बनी, फिर सोमरो डायनेस्टी बनी, फिर सम्मा डायनेस्टी, फिर आरगोन डायनेस्टी, फिर तरखान डायनेस्टी, फिर ठट्टा सूबा। ये मुग़ल के ज़माने में ये ठट्टा का सूबा जो बना तो मुग़ल एम्पायर के हिस्से में रही। फिर कालाहोर डायनेस्टी में गई, फिर उसके बाद तालपुर डायनेस्टी, फिर ब्रिटिश राज में सिंध के नाम से रही, कोई करीबन 100 साल के करीब ब्रिटिश राज में सिंध के नाम से रही। और उसके बाद अब पाकिस्तान में का सूबा है सिंध। लेकिन ये जो सिंध पाकिस्तान में है ये वो सिंध किंगडम नहीं है। वो सिंध किंगडम तो मैंने आपको बताया कि कितने दूर तक फैली हुई थी। तो राय डायनेस्टी जो है वो बेसिकली बुद्ध मत के मानने वाले लोग थे। इसमें फिर 5 हुक्मरान गुजरे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, राय देवा, राय सहारस, राय सहासी, राय सहरस सानी। और राय सहरस सानी के बारे में आता है कि वो किंग ऑफ निमरोज के हाथों मारा गया जब उससे युद्ध हो रही थी, जंग हो रही थी। और उसके बाद राय सहासी सानी ये किसी बीमारी में मरा, लेकिन इसके बारे में हमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, मुकम्मल मालूमात या मुकम्मल जानकारी नहीं है कि किन हालात के तहत इसकी मौत हुई। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर ये किंग ऑफ निमरोज कौन है। दरअसल एक अरसे तक राजा जो है वो इत्मीनान से हुकूमत करता रहा और मुल्क में हर तरफ अमन व अमान रहा। फिर ईरानी हाकिम निमरोज ने हमला किया। राजा ने इसको पहले तो मामूली सी बात समझा, लेकिन जब वो मकरान तक पहुंच गया तो राजा भी एक फ़ौज लेकर निकला। जंग सुबह से दोपहर तक होती रही।
यकायक दोपहर के वक्त एक तीर ने राजा का खात्मा कर दिया और सिंधी फौज शिकस्त खाकर भाग निकली। हमला आवर फौज ने इनका ताक़ुब करके सख्त नुकसान पहुंचाया। सिंधी बेशुमार कत्ल किए गए और शाह निमरोज कामयाबी के साथ वापस आ गया। जब उधर पाया तख्त में यह खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। आखिरकार अराकीन दौलत ने इसके लड़के को, जो वली अहद भी था, इसे गद्दी पर बिठा दिया और 1 साल तक आम इंतज़ामों में वो मशगूल रहा। फिर मुल्क का उसने दौरा किया और हर तरफ मुल्क में अमन व अमान को कायम किया। इसके बाद वो राजधानी में वापस आया और फिर रोज़मर्रा के जो बादशाहों के काम होते हैं उनमें मशगूल हो गया। अच्छा, ये इन्फ्लुएंस ऑफ राय जो है ना, ये कश्मीर तक पहुंच चुका था और कश्मीर में भी इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। इसी तरह मकरान और देबल साउथ में, यहाँ इन्फ्लुएंस था। फिर खानदहार और इसी तरह फिरदान और इसी तरह और मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में भी वेस्ट में इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी था। इनका मेन रिलीजन बुद्धिज़्म था। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो रहते थे वो बुद्ध मत के मानने वाले थे। मकरान का इलाका इनके हाथों से निकल गया था और इनकी हुकूमत सुकड़ कर सिंध के इलाकों में आ गई थी। इस ज़मीन में जो चचनामा है उसके अंदर काफ़ी तफसीलात हमें मिलती हैं, जिससे हम इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे आज के इस दर्स में कि कैसे राय से चच के अंदर ये हुकूमत ट्रांसफ़र हुई। हालांकि चच जो है वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं थे और ब्राह्मण भी थे। तो जो राय सहारस सानी था, इसका एक वज़ीर था जो बड़ा दानिशमंद था और तमाम उमूर सल्तनत वही अंजाम देता था। अहम उमूर पर दस्तखत लेने के लिए राजा से मुलाकात कर लिया करता था। एक अरसे तक यही हाल रहा। एक दिन इसके दरबार में एक नौजवान हाजिर हुआ। उसने बताया कि मशहूर पंडित सल्लाज यानी सलाइज का लड़का हूँ और मेरा नाम चच है। मेरा बाप अलवर का शहरी और मंदिर का पुजारी है। तो बादशाह के वजीर, जिसका नाम राम था, उसने सरकारी कागजात जो उसके पास कुछ आए थे उसे इसके सामने रखकर इसका इम्तिहान लिया। उसके हुस्न लियाकत, शीरी ज़बानी और इखलाक को पसंद किया, बहुत मुतासिर हुआ और फ़ौरन उसको दीवानी के ओहदे पर मुकर्रर कर लिया। एक दिन राजा दरबार में था कि कुछ कागजात आए। वज़ीर को तलब किया, वो मौजूद ना था। तो चच ने कहा कि मैं उसका नायब हूँ और जो आपका हुक्म हो वो बजा लाऊं। कागजात उसको दिए गए। उसका इसने बहुत बेहतरीन जवाब लिखा। राजा को बहुत पसंद आया। राजा ने वज़ीर से इसकी लियाकत का तज़किरा किया। वज़ीर ने भी बहुत इसकी लियाकत को सराहा। फिर रफ्ता रफ्ता वो वज़ीर का नायब हो गया। आखिर जब वज़ीर मर गया तो इसकी जगह ये चच वज़ीर का मुकर्रर हो गया। एक दफ़ा क्या हुआ कि कुछ कागजात आए और राजा की दस्तखत की बहुत ज़रूरत थी, तो इसलिए वज़ीर चच जो है वो महल सरा में चला गया कि वहाँ जाके राजा की दस्तखत ले लूँ। राजा ने इसको अंदर ही बुला लिया और रानी ने ये कहकर कि ये तो पंडित है, बग़ैर पर्दा किए बैठी रही। चच अंदर दाखिल हो गया। इसने निहायत अदब और शाइस्तगी से गुफ्तगू। इस गुफ्तगू का असर ना सिर्फ राजा पे बल्कि इसकी रानी पर भी हुआ। राजा ने तो फौरन किलत से सरफराज किया। अब इसके बाद जो है बिला रोक टोक वो महल सरा में आता रहा। इसका आखिर नतीजा ये निकला कि कुछ दिनों के बाद रानी इस पर फरेफ्ता हो गई और इससे गहरे ताल्लुकात पैदा हो गए। लेकिन जब खुफिया तौर पर इससे नाजायज़ ताल्लुकात की ख्वाहिश की गई तो इसने साफ तौर पर कहला दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ और ऐसी नमक हरामी करने के लिए मैं किसी तरह तैयार नहीं। इस इनकार ने रानी को बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन रानी खामोश हो गई। बाज़ मौर्रिखीन कहते हैं इसकी खबर राजा को भी पहुंची, पर राजा ने इस पर ध्यान ना दिया, बल्कि रफ्ता रफ्ता बहुत सारे काम चच के सुपुर्द कर दिए। कुछ दिनों के बाद राजा बीमार हो गया और बीमारी इस कदर ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई कि मौलिजों ने, डॉक्टर्स ने हाथ उठा लिए और हर तरफ आखिरी वक्त ही नज़र आने लगा। इस वक्त रानी ने चच को बुलाकर कहा कि देखो, राजा का आखिरी वक्त है, इसको कोई औलाद भी नहीं है। तुम अगर उम्मीद दिलाओ कि मेरी आरजू पूरी करोगे तो मैं तुम्हारे लिए तख्त को खाली कर देती हूँ। अब चच ने इसकी इस बात को मंजूर कर लिया। रानी ने अहकामात जारी किए कि राजा
दरबार करना चाहता है। तमाम अराकीन दौलत हाजिर दरबार हो। जब सब हाजिर हो गए तो रानी ने सबसे कहा कि देखो, महाराज कमज़ोर हो गए इसलिए अब आ नहीं सकते, मगर उनका हुक्म है कि मैंने अपना कायम मुकाम चच को बनाया है, सब इसकी फरमाबरदारी करें। और निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी चच को दी है, जिसको रानी ने पहले ही राजा के हाथों से निकाल लिया था। तमाम दरबारियों ने बिला उज़र इस बात को तस्लीम कर दिया। और फिर चंद दिनों के बाद जब राजा असल में मर गया तो रानी ने इस खबर को छुपा के रखा और ख़ानदान शाही के हर दावेदार को अलग अलग बुलाकर उनके लिए जो उसने लोहे की बीड़ियाँ तैयार कर रखी थीं उन्हें पहनाकर उन्हें नज़रबंद करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता तमाम दावेदारों को रास्ते से साफ कर दिया। बाकी वो रिश्तेदार जो कमज़ोर थे और दावेदार भी नहीं थे, इनको बुलाकर कह दिया कि इन लोगों का मालो असबाब, घर बार सब लूट लो और इनको कत्ल कर डालो। चुनाचे बचा कोई भी नहीं। उधर राजा की लाश भी जलाई गई और चच राजगद्दी पर बैठ भी गया और हर तरफ उसकी बादशाहत की धूम भी हो गई। इसके बाद चच ने राजा की बीवी रानी सोनी को अपने अक़्द में ले लिया, उससे शादी कर ली और उसके बाद खजाने से पैसे निकाल कर सबको इनाम व इकराम से भी नवाजा। सब खुश हो गए, फौज वफादार हो गई। इस बात की शोहरत होते होते जयपुर के राजा को भी मिली, जो राजा सिंध का रिश्तेदार था। एक बड़ा लश्कर लेकर वो वहां से निकला और राजा चच को पैगाम दिया कि तुम ब्राह्मण हो, तुमको हुकूमत से क्या वास्ता, बेहतर है कि गोशा नशीन होकर किसी इल्मी काम में मशगूल हो जाओ। राजा चच ने यह खत पढ़कर रानी से मशवरा किया और रानी ने गैरत दिलाकर उसे कहा कि बेहतर है कि मेरे जनाने कपड़े तुम पहन लो। एक मर्दानगी को उसकी जो जोश आया तो कहने लगा कि मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जयपुर का राजा आगे बढ़ा और यहाँ से ये भी अपनी फौज लेकर निकला। दोनों की फौजें आमने सामने खड़ी हो गईं। तो राजा महरत ने, जो कि जयपुर का राजा था, उसने पैगाम दिया कि सिपाहियों की तो मुफ्त जाने जाएंगी, बेफायदा क्या है, बेहतर तो ये होगा कि हम दोनों तन्हा मुकाबला कर लें, जो जिंदा बचेगा वो सिंध का बादशाह होगा। राजा चच ने मजबूरन शर्मा बेशर्मी ये शर्त कबूल कर ली। अलगर्ज दोनों अपनी अपनी फौजों से निकलकर दूर एक जगह जमा हुए और चाहते थे कि पाप्यादा जंग आजमा। कि चच के इशारे पर इसका खादिम घोड़े लिए हुए पहुंच गया, जिसको इसने पहले ही से कह रखा था। चच ने फौरन सवार होकर तलवार का एक ऐसा भरपूर वार मारा कि महरत बच न सका, वहीं खत्म हो गया और यूं उसकी फौज शिकस्त खा गई और चच का मुल्क बच गया। अब चच ने अपने भाई चंदर को कुछ दिनों के बाद नायब मुकर्रर किया। एक दिन राजा ने वजीर से दरियाफ्त किया कि राजा शाही के ज़माने में सिंध की हद कहाँ तक थी। उसने बताया कि कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। राजा ने वहाँ तक कब्जा करने का इरादा किया और अब खुद राजा ने एक फ़ौज तैयार की और चल निकला और बहुत सी मंजिलें तय की, बहुत से किले फतह किए। कई किलों का इसने मुहासरा किया, कई शहरों को फतह किया। मकरान, उधर आगे नॉर्दर्न एरियाज़, वेस्टर्न एरियाज़, पंजाब, इधर ईस्ट में हर तरफ अपनी हुकूमत को फैलाया। मुल्तान वगैरह की फतूहात से फारिग होकर ब्रह्मनाबाद पहुंचा। यहाँ का बादशाह जो है वो अक्खम लोहाना था। चाहता था कि हाकिम लोहाना से, अक्खम लोहाना से कोई बातचीत हो जाए, लेकिन मामला ऐसा हो ना सका और बात जंग तक आ गई। मजबूरन अक्खम लोहाना को अपने शहर में किलाबंद होना पड़ा। इस दौरान उसने मदद के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू किए, लेकिन मदद आने से पहले ही वो मर गया। उसके बाद उसका लड़का सरबंद जो है वो जानशीन था, वो तख्त पर बैठा। आखिर चच ने एक बार जोरदार हमला करके इसे फतह कर लिया। लोहाना के लड़के सरबंद को इज्जत के साथ वहाँ रहने की इजाज़त दी और उसकी माँ से चच ने शादी कर ली और अपने भतीजे की लड़की धरसिया नामी इसको इसके यानी कि इस लड़के सरबंद के अक़्त में दे दिया, उससे शादी कर दी और 1 साल तक वहाँ मुकीम रहकर इस मुल्क का
इंतज़ाम संभाला, बेहतर किया। वहाँ से वापस हुआ तो सरकश कौम जाटों और लोहानों का बंदोबस्त किया और इनके लिए बहुत सख्त कवानीन बनाए, जिसमें यह था कि मसनूई तलवार के सिवा वो किसी किस्म का हथियार अपने पास नहीं रख सकते, कोई कीमती कपड़ा नहीं पहन सकते, घोड़े की सवारी भी नहीं कर सकते, नंगे सर और नंगे पैर वो रहेंगे, और अगर कभी घोड़े पर सवार होंगे तो जीन नहीं, सैडल नहीं होगा घोड़े पर, जंगल से लकड़ियां काट कर लाया करेंगे, जासूसी और रहबरी की खिदमत अंजाम देंगे। इस तरह के मामलात इसने इनके साथ किए। राजा चच इन इंतज़ामात को करने के बाद फिर किरमान की तरफ बढ़ा, जो इस वक्त ईरानियों के कब्ज़े में था, और ईरानी सल्तनत अराकीन की नाइत्तेफाकियों की वजह से यहाँ पर बहुत हलचल पहले ही मची हुई थी। बहरहाल जब यहाँ से फारिग हुआ तो और आगे बढ़ा और फतूहात की, उसके बाद वापस आया और 1-8 साल के अंदर ही फिर ये चल बसा। इसने कोई 40 साल के करीब इस इलाके पर हुकूमत की। चच के बाद इसका भाई चंदर सिंध का राजा हुआ। ये बुद्ध मत मजहब का पैरोकार था, अपने भाई की तरह ब्राह्मण नहीं था, और ये अपना वक्त ज़्यादातर इबादत में गुजारता था और ब्राह्मणों की सोबत में गुजारता था। इसने लोगों को मजबूर करना शुरू कर दिया कि हिंदू मत छोड़कर बुद्ध मजहब इख्तियार करें, और इस वक्त सिंध में बुद्धों की बहुत ज़्यादा आबादी थी, लेकिन जो अरकान हुकूमत थे वो ब्राह्मण मजहब के मुत्तबे थे। सिविस्तान का हाकिम मेहता जब हिंदुस्तान पहुंचा तो खन्नौज के राजा श्री हर्षार ने को इस बात पर आमादा किया कि सिंध की हुकूमत छीन ली जाए। चुनाचे इसने यहाँ पर फौज कशी करने की ठानी, और चंदर ने उससे लड़ने के लिए, महरिस से लड़ने के लिए यहाँ दाहिर को भेजा। दोस्त के भाई चच का लड़का था, और दाहिर ने उसे शिकस्त दी और जंग जीत गया। जंग जीतने के बाद दाहिर को अरोरा का गवर्नर बना दिया गया, और चंदर के लड़के देवराज को ब्रह्मनाबाद का गवर्नर बना दिया गया। चच ने कई शादियां की, उनमें से एक शादी से इसकी बेटी बाई रानी पैदा हुई, जो कहा जाता है कि एक राजपूत औरत से इसकी शादी हुई थी, उससे ये पैदा हुई। इसके अलावा इसके बेटे भी थे। इसका बड़ा लड़का था जय सेना और छोटा लड़का था दाहिर। ये दोनों जो है, इनके नाम आप काफ़ी सुनेंगे इस तारीख में जो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके बाद ये आगे निकला, नॉर्दर्न सिंध, पंजाब, सेविस्तान, बोदिया, करमान, मकरान वगैरह फतह करता हुआ फिर इसने आगम लोहाना की बेवा से भी शादी की, जिससे फिर इसे बाई रानी पैदा हुई। अच्छा, जब ये पैदा हुई तो जो ज्योतिषी थे ना, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि जो बंदा बाई रानी से शादी करेगा वो सिंध का बादशाह बनेगा। लेकिन इस चीज़ को सीक्रेट रखा गया, छुपा के रखा गया, राज में रखा गया, ताकि किसी भी किस्म की फ्यूचर में म्यूटनी पैदा ना हो। 1 साल के बाद चंदर की मौत हो गई, तो उसके बाद चच का जो बड़ा लड़का था ना, जयसेना, वो बादशाह बन गया। अब जयसेना जो है, उसके ज़माने में उसे फिक्र लाहक हुई कि किसी न किसी तरह अपने मुल्क को मजबूत किया जाए, और ये वही ज़माना था कि भाटिया के रूलर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जयसेना की जो बहन है ना, रानी बाई, उससे शादी की जाए। तो जयसेना ने इसी काम के लिए राजा दाहिर को भेजा। यहाँ से कहानी एक और मोड़ लेती है, जिसको फिर मैं अगले दर्स में आपसे शेयर करूँगा कि राजा दाहिर ने अपनी बहन के साथ और इस शादी के न्योते के साथ क्या किया। तो यहाँ तक तो हमने ये देख लिया कि राजा दाहिर के बादशाह बनने से पहले के क्या हालात थे। अगली किस्त में हम देखेंगे कि राजा दाहिर बादशाह कैसे बना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।